थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9th क्लास का बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन कॉपी, कोई भी डिफरेंस नहीं है एक दो चीजों को छोड़ के। तो सेल जिसने 9th क्लास में पढ़ा वो यहाँ पे इजिली ग्रैब कर लेगा, लेकिन जैसे नहीं पढ़ा स्वरित है ना तो नहीं समझ आएगा। पढ़ा था पक्का? चलो सेल सबसे पहले लिखेंगे नाम चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लिखो फटाफट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक वर्ड और आप जुड़ा हुआ देखोगे डेफिनेशन में, दैट इज फंडामेंटल। सो सेल क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे घर बनाते हैं तो ब्रिक्स की सहायता से बनाएंगे ना, हेल्प से बनाएंगे, एक एक ब्रिक्स लगा के हम क्या करेंगे? घर बनाएंगे। वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। एक सेल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से टिश्यूज बन जाएंगे। और टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो सेल क्या है? इकाई है हमारे जीवन की, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है, लाइक when you look around you see both living and non-living things, you must have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living। फर्स्ट चैप्टर को ध्यान करो, लिविंग और नॉन लिविंग को क्या अलग करता है। उसमें एक पार्ट था हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमें अलग करता है नॉन लिविंग से। एक लिविंग सेल एक हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट नहीं हो सकती। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? डन, चलिए आगे। सो भाई ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी धरती पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है सभी के सभी किससे बने हैं? सेल से बने हैं। किससे बने? सेल से बने। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सेल से ना बना हो। और सेल है क्या? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। अमीबा, अमीबा एक सेल की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर? एक अकेला सेल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। डन। अब यहां पे चीजें याद क्या करनी है? ये जो बॉक्सेस दिए होते हैं ना, हम नीट की बात करें तो हमें ये भी याद होने चाहिए। GM रामाचंद्रन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से भी आ जाता है और कई बार CBSE में भी टीचर्स दे देते हैं, तो इसको अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है NCERT की। क्या बोल रहे थे इन्होंने? GN रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का स्ट्रक्चर रामाचंद्रन प्लॉट भी तुम पढ़ोगे आगे, ठीक है, वो इन्होंने ही दिया था। राइट, तो क्या दिया था? रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोटीन के ऊपर इन्होंने काम किया था। मद्रास स्कूल के फाउंडर हैं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस किया था बायोपॉलीमर्स का। पॉलीमर क्या होते हैं? मोनोमर्स की चेन। और बायोपॉलीमर क्या होंगे? जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे पॉलीमर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बायोपॉलीमर्स। His discovery of triple helical structure of collagen, collagen is a type of protein, उसका हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है जो। अब नेचर जो है यहाँ पे पब्लिशर है, पब्लिशिंग एक मतलब एक बुक है जिसमें इन्होंने पब्लिश किया। जैसे सिस्टमा नेचुरे था, क्या था? सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे ने लिनियस में क्या किया? कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे में पहली बार किसी वर्ड को दिया था, नाम क्या था? सिस्टमैटिक्स। क्या नाम था? सिस्टमैटिक्स। ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किसके अंदर? टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स। राइट, चलिए। सो रामाचंद्रन प्लॉट दिया। बेसिकली तो बेटा तुमने ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। रामाचंद्रन प्लॉट गिवन बाय GN रामाचंद्रन। टाइम पीरियड इज 1922 टू 2001। ये CBSE में बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। क्लियर? नेक्स्ट, ही वाज बोर्न October 8, 1922। ये नहीं आता कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम द कोचीन इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फादर जो है वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के एट ए लोकल कॉलेज। कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस हुए मैथ्स से और फिर चले गए फिजिक्स में, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स भाई भाई है। राइट, इंटरेस्ट था मैथ्स में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स रामाचंद्रन ग्रेजुएटेड इन 1942
एज अ टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में किया इन्होंने कोर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, राइट। ही रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। उसके बाद वायलेट कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मैट लिनस पॉलिंग एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन द मॉडल्स अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, क्लियर। तो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स भी इन्होंने दिया था, क्लियर। डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, और यही इनको डायरेक्शन देता गया कि कोलेजन का स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व करना चाहिए। ही पास्ड अवे एट 78, कब 2001 के अंदर 7 अप्रैल। कब मरे कब जिए ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो कि किसने क्या दिया वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके इनके बारे में चीजें हमें याद करनी हो तो जीएन रामाचंद्रन प्लॉट दिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन पे काम किया, कोलेजन एक याद कर सकते हो, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बारे में याद रख सकते हो। तो ये कुछ चीजें अपने माइंड में आपने ग्रैब कर लेनी है, क्लियर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, आगे बढ़े, चलो। क्या दिक्कत है इसके साथ। अब नोट्स में क्या क्या लिखना है वो साथ साथ बताती जाऊंगी, लिखते जाना जो चीजें इंपॉर्टेंट वाली होंगी। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, तभी एनसीईआरटी खोल के तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल यूनिसेलुलर सेल से बना होगा, सेल के बारे में बताया जा रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, पहली बात, मतलब अकेला भी सारे जो डेली रूटीन के काम हैं जो एक इंसान को मतलब एक लिविंग क्रिएचर को जीवित रखता है, मींस डाइजेशन, इजेशन, रेस्पिरेशन, वो सारा एक अकेला सेल कर सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो यही बात हम अपने नोट्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तुम्हारे पास एनसीईआरटी हो तो उसमें मार्क भी कर सकते हो, नहीं लिखना चाह रहे तो ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी है, उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कर लो, एनसीईआरटी में पास रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर एमसीक्यू बनके। तो सेल क्या है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, सारे लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इंडिपेंडेंट लिविंग। समझो ध्यान से, सेल से यदि कुछ कम है, सेल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये 3 चीजें तो होनी चाहिए, है ना। इनमें से कुछ भी कम है, जेनेटिक मटेरियल मान लो नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, बाउंड्री नहीं है सेल की, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सेल नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि लेस देन अ सेल लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती, क्लियर। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल देयर इज नो लाइफ, क्लियर। क्वेश्चन है तो बीच में पूछ सकते हो, ठीक है, जहां भी डाउट लगे साथ साथ पूछना है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बता दिया था, डेफिनेशन है सेल की। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था, ध्यान से समझेंगे। पहला हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक को, किसको पढ़ेंगे? रॉबर्ट हुक को। डिस्कवर्ड द सेल, लिख लो उसको साथ में, डिस्कवर्ड सेल। बट ये सेल कैसा था? डेड सेल था। कहां से मिला? कॉर्क से, या हम बोल सकते हैं बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है ना ऊपर, उसमें डेड सेल्स होते हैं, उसको निकाला, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, कंपार्टमेंट्स नजर आए और बोल दिया ये तो सेल है। किसने बोला ऐसा? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद लिविंग सेल को किसने देखा? पहली बार ल्यूवेनहुक ने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। लिविंग से लिविन याद रखना, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। 3 नाम याद रखने हैं, रॉबर्ट हुक, डेड सेल, ल्यूवेनहुक, लिविंग सेल, एंड रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस डिस्कवर किया, याद रहेगा। डेड सेल डिस्कवर किया था, और पहले डेड सेल ही डिस्कवर हुआ था बिफोर ल्यूवेनहुक।
हाँ, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर। हनीकॉम में क्या होता है, देखो समझो ध्यान से, आप सेल किसको बोलते हो? व्हाट इज सेल? सेल तुमने सोशल स्टडी में भी पढ़ा होगा। सोशल स्टडी में सेल पढ़ा था, किसको बोलते थे? प्रिजन, जेल। मैं इस रूम को भी सेल बोल सकती हूँ। सेल का मतलब होता है दैट हैव बाउंड्रीज। सेल आप किसको बोलते हो? रिमोट की सेल को, बाउंड्रीज है ना उसमें। सेल का मतलब होता है कि किसकी बाउंड्रीज हो, क्लियर, मतलब जिसकी ऐसे बाउंड्रीज हो उसको सेल बोल दिया। जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने इसको देखा ना, तो उसको ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आए अलग अलग, ठीक है, डिविजन्स नजर आई। जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है वैसे नजर आया, उसमें भी ऐसे डिवीजन होती है, उसके बीच में शहद होता है, देखा है आपने? तो वैसे उसको नजर आया तो बोल दिया भाई ये तो सेल है। उस टाइम जब भी आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो तो एकदम से निकल जाती है ना चीजें, तो बोला ये दिस इज अ सेल। बट इन बायोलॉजी वी लर्न अबाउट अ लिविंग सेल जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही हो। क्या हो रही हो? रिएक्शंस हो रही हो, कुछ चीजें खाई जा रही हो, कुछ चीजें निकाली जा रही हो, एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो, कॉन्शियस हो, ऐसा सेल हमारी बायोलॉजी में है। दैट इज द बायोलॉजिकल सेल, लिविंग सेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चीजें कर ली अंडरलाइन हमने। अब देखो धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, है ना, फिर माइक्रोस्कोप में भी एडवांसमेंट आई, और हम जितना अंदर सेल के घुस सकते थे उतना घुस चुके हैं आज के टाइम। अब पहले तो सेल को देखना मुश्किल था, है ना, माइक्रोस्कोप आया तो सेल को देख पाए, और उसमें एडवांसमेंट आई, सेल के अंदर चल क्या रहा है वो देख लो, ठीक है। अब आज के टाइम तुम माइटोसिस को होते हुए देख सकते हो, डिवीजन, एक सेल है वो दो में कैसे डिवाइड हो रहा है, उसकी हर स्टेज को हम देख सकते हैं। सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर सेल कैसे अलग अलग हो रहा है, एक सेल से दो कैसे बन रहे हैं, वो लाइव आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत इजी है। माइटोसिस में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्रोमोसोम पास आएंगे, अलग होंगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ये सारी प्रोसेस आज के टाइम हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। क्लियर? हम सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें भी आपको स्लाइड्स दिखा दी जाएंगी कि कैसे कैसे डिवीजन चलती है वहां पे। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो उससे में डिटेल मिल गई। देखो इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बेस से पढ़ेंगे। क्लियर? आज जो चैप्टर पढ़ लिया ना तुमने, हमारे जो स्टार्टिंग में टीचर पढ़ाता है उतना बेस्ट कभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पता है कि बच्चा नया बैठा हुआ है हमारे सामने, दोबारा जितनी बार पढ़ाएंगे बस हमें पढ़ तो रखा था, फिर वो जल्दी 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 चलते चले जाएंगे। तो जो क्लास अभी ये सेल यूनिट जो चल रही है ना, इसमें एक भी क्लास मिस नहीं करनी। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाती है, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो उसी दिन देखो, मरते मरते भी देखना पड़ेगा, नहीं तो अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है? इस यूनिट में मैं बोल रही थी 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 इज सेल, चैप्टर नंबर 2 इज बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 3 इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हर साल क्लास में से ना 3-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता होता, उस टाइम सीरियस नहीं होते, बाद में पढ़ा नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है ना, जो करा रहा है टीचर तभी हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। तो एक एक डिटेल में चीजें पढ़ाई जा रही हैं, बहुत ध्यान से क्लास में पढ़ना है। इतना ही नहीं, क्लास से पढ़ने के बाद भी घर जाके बुक खोलनी है, उतना ही पढ़ना है। ठीक है? एक बार, बस एक बार रीडिंग, है ना। 1 घंटे की क्लास में से मुश्किल से 35-40 मिनट का लेक्चर होता है ना। उसके बाद तो तुम्हें बोला जाता है पढ़ लो, एक बार तो यही बोलती हूँ, एक बार घर जाके पढ़ना है। क्लियर? चलो, सेल थ्योरी नया थोड़ा ही है, पढ़ लिया था। कब पढ़ा था? 9th क्लास में, है ना। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडीन एंड श्वान ने, स्लीडीन एंड श्वान ने। याद आ रहा है? ऐसा कुछ तो नहीं याद आ रहा, आ रहा है? श्वान याद आ रहा है, श्वान भाई था, स्लीडीन बहन थी, ऐसे कुछ। चलो 1813 में मैथियाज स्क्लेडीन, जो कि बॉटनिस्ट थे, जर्मन से, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और बॉटनिस्ट किस पे काम करता है? प्लांट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्लांट्स पे काम करता है। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, कोई नई बात थोड़ी बता दी, बॉटनिस्ट है तो प्लांट पे काम करेगा। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। समझ आ रही है बात? मतलब क्या बोल रहा है कि जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्लियर? एट अबाउट द सेम टाइम द अदर श्वान, द अदर श्वान, तो इनके भाई बंधु एग्जैक्टली 1 साल बाद, ये क्या कराना चाह रहा है? एटीन 39 में उनका टाइम पीरियड क्या था? 38। इनका टाइम पीरियड क्या है? 39। वो जर्मन से थे, ये कहां से है?
ब्रिटिश, वो बॉटनिस्ट थे। ये कौन है? जियोलॉजिस्ट। स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने प्लांट सेल में काम किया, उन्होंने किस पे काम किया? एनिमल सेल पे। रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहानी बताई इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किसको डिस्कवर किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बाहर ना एक बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। पहली बात तो ये बता चुके हैं ये, क्लियर। नेक्स्ट, ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant tissue या plant cell। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सीधा डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये तो होगी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल। तो सेल वॉल का होना इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। किसने बताया? श्वान ने बताया। तो श्वान ने सेल थ्योरी के साथ साथ बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं अच्छी अच्छी, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और दूसरा सेल वॉल के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। इन सब चीजों के बेसिस पे श्वान ने कहा दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल या प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। क्या बोला? कि प्लांट हो या एनिमल हो, सबके सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं, या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। यानी कि सेल की जो रिएक्शंस हो रही है ना, केमिकल जो रिलीज करेंगे उनसे बन रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? डन। नेक्स्ट, स्टीडीन एंड श्वान दोनों ने फिर फॉर्मुलेट कर दिया, मतलब जितनी भी उनकी स्टडीज थी उनको इकट्ठा ले आए वो, और उसको नाम दे दिया सेल थ्योरी। क्या नाम दे दिया? सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। ध्यान से समझो, क्वेश्चन आ जाए बेटा, हु हैज गिवन सेल थ्योरी, हम बोलेंगे स्लीडीन एंड श्वान, है ना। ग्लिच क्या था? वो नहीं बता पाए कि नए सेल्स कहां से बन रहे हैं। क्या अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ था कि सेल नए सेल कैसे बन रहे हैं? कहीं भी था ये? नहीं। तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इनका ये डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। अब ये किसने बताया? एक और साइंटिस्ट है, रुडोल्फ वर्चो, ये भी 9th क्लास में था 1855 में। उनका वर्किंग पीरियड क्या था? 38, 39, 55, याद रहेगा। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड, सेल डिवाइड करते हैं और उन्हीं से हमें क्या मिलते हैं? नए सेल्स मिलते हैं। तो सेल्स या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम वेयर? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स कहां से बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे। अपनी लैंग्वेज में क्या बोला? ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये भी लाइन थी 9th क्लास में, उठा के देख लेना, 9th की बुक पढ़ी हो तो एक बार उसको रीड कर लेना टाइम मिले तो, बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है। और सबसे मुश्किल, आज भी वो ड्रॉपर्स बैठे होते हैं ना तुम्हारे, सेल आता है? नहीं मैम वो तो नहीं आता, ऐसे होगा। हाँ उनका हो गया नेट का, अभी एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। मैंने उनको बोला अभी कुछ ना देखो, टारगेट अनदर पेपर, ठीक है, रिजल्ट आगे तो बता ही देगा क्या रहा। डन। तो अभी देखो ऑप्शो क्या रहेगा, ठीक है जी। तो ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर, ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर क्या कहता है? ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल बनते हैं वो पहले बने हुए सेल से ही डिवाइड होके बनते हैं। कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? चलिए, he modified the hypothesis of Schledin and Schwann to give the cell theory a final shape। तो क्वेश्चन आ जाए मॉडिफाइड सेल थ्योरी बताओ, तो हम ये 2 पॉइंट्स लिख के आएंगे। पहला पॉइंट जो ओल्ड थ्योरी से था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। श्लेडिन ने फॉर्मुलेट किया था, मिलके नाम दे दिया दोनों ने सेल थ्योरी। अब रुडोल्फ ने क्या एक और लाइन यहां पे डाल दी, क्या है वो? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उनकी भाषा में बोले तो ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में, लिख रहे हो कोई? चलिए लिखिए, साथ साथ लिखते रहिए। सेल थ्योरी, इसका सार है जो भी हमने पढ़ा अभी। सेल थ्योरी कौन से 2 साइंटिस्ट थे? पूरा नाम बोले तो श्वान एंड सेल्डी। श्वान का फर्स्ट नेम क्या था? बता भाई, बुक है तेरे पास? पहला नाम क्या था? मैथियाज, बोलो। और दूसरा क्या था? दियोदर श्वान। नीट तुम्हारे साथ खेलेगा अच्छे से, एनटीए कैसे खेलेगा, वो क्या करेगा? मैथियाज, श्वान, दियोदर, श्लेडिन, पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो सकता है तुम्हारे साथ, राइट। तो ये दोनों थे, इनका वर्किंग पीरियड था 1838
और इनका वर्किंग पीरियड क्या था 1839। सेल थ्योरी थी दोनों ने मिलके। सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स बोलो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्वरित लिख ले, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी इतनी है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी है वो, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर देता है, ये सेल थ्योरी है, इसको मॉडिफाई करके दोनों पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है जी। सेल थ्योरी मतलब मेन सेल थ्योरी यही है, मॉडिफाइड आ जाए डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। डन। अब या चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या इसमें लिख दो हैशटैग डाल के, दे वर फेल्ड टू explain how new cells arise। ये नहीं बता पाए हमें कि नए सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। how new cells arise। डन। तो लिख क्यों नहीं रहा? लिख रहा है, फास्ट है तो बड़ा। चलो ये किसने बताया, लिख लिया, डन। चलिए फिर हम बोलेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी। किसने दी स्वरित? रुडोल्फ वर्चो। चो से याद कर लो, चाउमीन, तो रुडोल्फ वर्चो। कब दिया था? 1855 के अंदर। वर्किंग पीरियड क्या था? 1855 के अंदर। और ये दोनों पॉइंट्स हम इसमें लिख लेंगे। इसके साथ साथ हम ओमनीज सेलुला ई सेल्यूले भी लिखेंगे। ओमनीज सेलुला ई सेल्यूला भी लिखेंगे। डन। ठीक है, इजी था, कुछ भी नहीं किया। सेल की डेफिनेशन की, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एक सेल से कम कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर हमने सेल थ्योरी पढ़ी। सेल थ्योरी किसने दी? स्प्लिटिंग श्वान ने दी। 1838 1839 हमें याद करना है। उन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं वो बनते हैं सेल से या उनके प्रोडक्ट से। इसके साथ साथ श्वान ने कुछ और बातें बताई कि एक सेल की बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से आज जानते हैं। दूसरी बात, प्लांट सेल की एक यूनिक फीचर है सेल वॉल का होना। उसके बाद मॉडिफाई कर दिया गया सेल थ्योरी को, उसमें एक और लाइन हमारी ऐड होगी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इजी है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब ये पैराग्राफ है ना, लग रहा है कि एम ही है, बट ये एम ही नहीं है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं जो कि हमें लर्न करनी पड़ेंगे। ओवरव्यू दिया हुआ है सेल का, कुछ चीजें ऐसे ये लाइंस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को हम अंडरलाइन करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन अनियन पील। बहुत बार तुम्हें जूनियर क्लासेस में अनियन की एक पील निकाल के माइक्रोस्कोप के अंडर स्टेन करके दिखाया होगा, उसमें कंपार्टमेंट्स दिखे होंगे। ऐसे चिक जो होता है अंदर की साइड से ना पील निकाल लो, उसको भी स्लाइड पे रख के स्टेन करके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको सेल दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया सेल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भाई माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो द अनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल। अनियन तो प्लांट है, हम सबको पता है।
हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में यूनिक फीचर है जिसका नाम है सेल वॉल. एज इट्स बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की जस्ट बाहर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है. द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि सेल की लिमिटिंग बाउंड्री एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, सेल वॉल. चलिए, इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस. क्योंकि चिक यानी कि ह्यूमंस का लिया होगा, उससे सेल निकाला है. अनियन प्लांट है, दोनों हायर कैटेगरी के सेल हैं, इनकी यूकैरियोटिक है. क्या है, यूकैरियोटिक है. तो न्यूक्लियस तो होगा बेटा. और यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि जिसके ऊपर बाउंड्री हो. क्लियर. तो यहाँ पे बाउंड्री वाला एक न्यूक्लियस, यानी कि जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है. कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम. अब न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम यानी कि आपका डीएनए, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल, यानी कि डीएनए. क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए प्रेजेंट है. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर नोन एज यूकैरियोट. और जिसमें लैक रहता है मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स. क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स. इन बोथ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. अब साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज मैट्रिक्स? जो भी ग्राउंड सब्सटेंस हो, लाइक इस रूम के अंदर मैट्रिक्स क्या है, स्विमिंग पूल में हम स्विमिंग कर रहे हैं, मैट्रिक्स क्या है, वाटर. शेक दिया मम्मी ने काजू बादाम डाल के, काजू बादाम के लिए मैट्रिक्स क्या है, मिल्क. समझ आ रही है बात. तो मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस. आपके ब्लड के अंदर सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा. क्या है, प्लाज्मा. तो मैट्रिक्स समझ आ रहा है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसके अंदर बाकी चीजें होती हैं. क्लियर. तो मैट्रिक्स यहां पे क्या है, साइटोप्लाज्म. क्या है, और कैसा है, सेमी फ्लूइड. सेमी फ्लूइड याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हमें लगता है ये तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो यहीं पे तुम्हारे ग्लिच आएंगे. सेमी फ्लूइड है. कैसा है, सेमी फ्लूइड है. ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. सारा वॉल्यूम किसी ने लिया हुआ है. द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल. कुछ डिफरेंसेस है हमारे सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, लेकिन मेन जो चीजें रहती हैं वो सेम रहने वाली हैं. ठीक है. जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जितनी भी एक रिएक्शन होती है सेल के अंदर, वो सारी रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर. जैसे सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी तरह से सारी रिएक्शंस सेल के अंदर कहां है, साइटोप्लाज्म में. कहां हो रही है, मतलब वो एक लिक्विड है, उसी में सारे एंजाइम्स पड़े होते हैं. रिएक्शंस के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, है ना. तो वो रिएक्शन सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं बेसिकली, ज्यादातर. ठीक है. चलिए, सो केमिकल रिएक्शन सारी बेटा वही रहेंगी. वही केमिकल रिएक्शन एक सेल को क्या बनाती है, लिविंग बनाती है. क्या बनाती है, लिविंग. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, टाइम भी बताओ मुझे साथ साथ. यहां तक कोई भी डाउट है, एक बार फटाफट से नोट्स को रिकैप करो, बताओ मुझे जल्दी जल्दी. फटाफट से.